हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का। ओके, सो इस जो चैप्टर के जो नोट्स हैं इसके यहाँ पे लिखा हुआ लेक्चर नंबर 3 इस सब चीज़ के ऊपर। तो यही सब चीज़ें तुमको भी लिखनी होगी कि ये जो नोट्स है उसके ऊपर लिखो लेक्चर नंबर 3, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो यहाँ पर कोई कभी पॉइंट, तो तुम लोग वापस से बिना किसी प्रॉब्लम से यू कैन सी कि लेक्चर नंबर 3 एंड गो इन लेक्चर नंबर 3 एंड वॉट द लेक्चर। सिंपल, तुम्हें ज़रा दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने ये तो देख लिया था पहले वाले क्लास में कि रुदरफोर्ड का मॉडल था क्या। उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बरसाए थे, राइट। सी ऑन गोल्ड फॉइल, पीछे एक जिंक सल्फाइड की लेयर थी। तो जब हमें देखा था इन जूम टू गोल्ड एटम, तब क्या देखा हमने, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बहुत सारे ऐसे चले गए थे, बहुत थे कि कुछ एंगल पे वो हुए थे डिस्ट्रैक्ट, और एक ही था जो ऐसे गया और वैसे ही अपने पार्ट पे आ गया था। तो इससे हमें कुछ मतलब समझ में आए थे, राइट। तो अभी हम वही देखने वाले हैं। उससे हमने जो ऑब्जर्व किया था कि मैनी अल्फा पार्टिकल पास्ट अनरिफ्लेक्टेड, मतलब बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए सीधे सीधे गए थे। देखो पार्टिकल्स, उसका मतलब क्या था कि जो मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा नहीं, मोस्ट मतलब क्या होता है, मोस्ट मतलब होता है 99% बोल सकते हैं हम लोग। ओके, मोस्ट पार्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट था एटम का वो वैकेंट था, वो खाली था। सेकेंड क्या देखा था हमने कि अ फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। तो उससे हमने क्या समझा था कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम। उससे हमें क्या समझ में आया था कि कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, ताकि यहाँ एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अल्फा पार्टिकल जो है वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव रिपेल किया था, राइट। और थर्ड चीज़ हमने क्या देखी थी कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत कम पार्टिकल थे जो 180 डिग्री, मतलब ऐसे गए और इस एंगल पे आ गए, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, वो वापस आ गए थे। तो इससे हमें क्या समझ में आया था, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एट सेंटर। वो जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो कहाँ पे है, वो पूरे एटम के सेंटर में है, जो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि रुदरफोर्ड एटम का मॉडल्स का रिजल्ट्स हमें क्या क्या मिले, हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन मिला, हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि इस मॉडल से हमें क्या रिजल्ट्स मिले, वो हम देखने वाले हैं इन लेक्चर नंबर 3। सो द रिजल्ट्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, गोल घूमता है। ओके, मतलब गोल घूमते रहे। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मतलब होता है गोल गोल, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, सर्कुलर मतलब गोल गोल। इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल गोल रास्ते पे। ओके, तीसरा हमें क्या समझ में आया, जो मास है एटम का वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। पूरा जो एटम है वो पूरा की पूरा खाली है, कहीं भी कुछ मास ही नहीं है। जो पूरा जो मास है वो कहाँ पे है, वो बस छोटू से सेंटर में हिस्से में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जितना भी मास है वो इधर ही समाया हुआ है, क्योंकि इधर तो सभी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो वही है कीड़े मकोड़े, जिसका वेट इसके कंपेयर में इतना कम है कि उनको हम इग्नोर कर देते, जैसे कि जिस तरह से हम करते हैं ना इग्नोर हमारे घर के स्पाइडर्स को, हमारे कंपेयर में ये वही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम है और जो प्रोटॉन्स उसका मास कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर हमारे सामने अगर 1000 चींटियाँ भी आ जाए, फिर भी हम हमारे वेट को और चींटियों के वेट को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात है, जी वही बात है। तो यहाँ पे 1000 चींटियाँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, और हम मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। हम पता ही है, जब हम बात करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो उनको हम एक साथ में क्या बोलते हैं, उनको हम एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ में, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। साइज ऑफ जो न्यूक्लियस है, देखा साइज न्यूक्लियस की कितनी छोटी है,
और एटम कितना बड़ा है। तो ये जो साइन है, ये जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर। अभी इसका मुंह कहाँ पे खुला है, यहाँ पे ना। तो जहाँ उसका मुंह खुला है मतलब वो बहुत ही बड़ा है, मतलब वो बड़ा है। और बाकी का ये क्या है, छोटा है। तो इसका मुंह बहुत, मैंने तो यहाँ पे एक नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉ किए। मतलब क्या कि ये जो एटम है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है न्यूक्लियस से। जहाँ पे मुंह खुला है, इस साइड मुंह खुला, तो इस साइड में सभी चीज़ क्या है, बड़ी है, ये चीज़ छोटी है। ओके, मतलब जो साइज़ है एटम का वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो देखते हैं ज़रा कि हमें ये तो पता है कि जो एटम है वो भी पूरा गोल है, जो न्यूक्लियस है वो भी तो गोल ही है ना। मतलब एटम जो है वो भी स्फीयर है और न्यूक्लियस है वो भी स्फीयर है। और अगर हमें पता हो तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, ज़रा देखते हैं हम यहाँ पे, जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। 4/3 तो एक कांस्टेंट ही है, वही रहेगा, पाई भी वही रहेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। और रेडियस, वो जो भी स्फीयर है वो स्फीयर का रेडियस की वैल्यू कितनी है उसका क्यूब कर देंगे। अगर रेडियस 2 है तो उसका करेंगे 2 का क्यूब। इफ रेडियस इज 4 तो इसका होगा 4 का क्यूब। ओके, तो अभी हम देखते हैं, हम देखने वाले हैं कि रेडियस एटम का, जो एटम का रेडियस कितना है वो है 10⁻⁻7 10 का पावर है, ये 10 का पावर कितना है, -10 मीटर्स। यूनिट को जरा हम पढ़ना ध्यान से। ओके, मीटर में दिया है। रेडियस ऑफ एटम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम का सिंबल हमने क्या दे दिया है, आर, मतलब रेडियस किसका है, पर रेडियस ए मतलब एटम का, रेडियस है एटम का। ए देखो मैंने कितना स्मॉल लिखा है इसके पैरों के पास, राइट ना, सी ऐसा लिखा बड़ा आर, यहाँ पर लिखा छोटा सा ए, मतलब क्या, रेडियस ऑफ एटम। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो बहुत, हमें पता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा था तो उसका रेडियस भी बहुत छोटा रहेगा। तो देखो वो इतना है 10⁻⁻15 मीटर। सेम में लिखा, देखो ये आर बड़ा लिखा और एन, मतलब ये रेडियस किसका है, ऑफ न्यूक्लियस। अभी मन में ये आता है कि ये तो हमें बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो ऐसे कैसे। पर अगर हम देखें ध्यान से, इसका पावर देखो नेगेटिव में है, क्या दिखा है, देखो यहाँ पे 10 का पावर -15, और देखा 10 का पावर -10। जैसे तुमको मैंने पहले बताया था कि अगर जो नेगेटिव में अगर चीज़ अगर बढ़ती है, ओके, हमें पता है कि नेगेटिव में जो चीज़ें वो लगती है बड़ी है, वो रियल में होती है छोटी। ओके, तो हमें यहाँ पे बड़ा कौन सा लग रहा है, दोनों भी चीज़ें नेगेटिव में ना, हमें यहाँ पे बड़ा कौन सा लग रहा है, हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी कि छोटी है, हम देखते ये है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव है ना। तो अगर हम बात करें 10 और 4 में से, तो बड़ा चीज़ कौन सी यहाँ पे 10 है, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 8। यहाँ पे बड़ा क्या है, ये बड़ा है बिकॉज ये सब चीज़ें पॉजिटिव में, राइट। पर अगर हम लोग बात करें 10 के पावर -4 और 10 का पावर -10, तो ये चीज़ तो ज़्यादा नेगेटिव में गई है ना। मतलब हम क्या देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये कम नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, मतलब ये कम, मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। तो ये होगा बड़ा। मैं वापस बार रिपीट कर रही हूँ, जो चीज़ होती है ज़्यादा पॉजिटिव उसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ बड़ी है। जैसे यहाँ पे ये बड़ा है इसके कंपेयर में, यहाँ पे ये बड़ा है कंपेयर में इसके, पर यहाँ पे ये बड़ा होगा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में बड़ी है पर ये नेगेटिव में कम है, मतलब ये मोर पॉजिटिव है। तो देखो मैंने मुंह कहाँ पे खोला, इस साइन का इधर खुला है क्योंकि ये बड़ा है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखो और एटम देखो, ये मोर नेगेटिव है ना, मतलब ये छोटा है, और ये कम नेगेटिव मतलब ये बड़ा है। ओके, मतलब ये मोर पॉजिटिव है। तो रेडियस ऑफ एटम बड़ा है कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो मैंने अभी क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में जो रेडियस ऑफ एटम है उसको मैंने डिवाइड कर लिया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। देखो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ एटम कितना है 10⁻⁻10, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, डिवाइड बाय 10⁻⁻15। हमें अभी ये चीज़ पता है कि पावर्स जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो क्या होता है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन न्यूक्लियस क्या होगा, 10 का पावर -10 था, अगर ये 15 गया ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, अभी वो बन जाएगा पॉजिटिव।
जब ये 15 गया ऊपर तो क्या बन जाएगा +15। ओके, तो RA/RN कितना बन गया, इसको भी हम करेंगे सॉल्व। -10 + 15 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होने वाला है, मतलब यहाँ पे होने वाला है सब्ट्रैक्शन। 15 - 10 कितना होता है 5। पर अब मन में आता है कि साइन दे कौन सा, साइन वो होगा जो सबसे बड़े नंबर का होगा। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 15 है, इसके आगे साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस ही रहेगा। ओके, यहाँ पे होगा तो सब्ट्रैक्शन, बिकॉज माइनस प्लस इज व्हाट माइनस, पर साइन दिखाइए कौन सा हम यहाँ पे जो बड़ा नंबर का हो, तो प्लस। मतलब जो रेडियस ऑफ एटम है इज इक्वल्स टू, हम इसको लेके गए यहाँ पे, तो जो रेडियस है एटम का वो कितना है 10⁵ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जो एटम है का जो रेडियस है वो इतना गुना ज़्यादा है न्यूक्लियस की, इससे समझ में आया। एटम का जो रेडियस है वो इतना गुना ज़्यादा है न्यूक्लियस के रेडियस से। अगर मैं दिखाना चाहूँ हमारे सिंपल भाषा में तो सुनो, 1 2 3 4 5 मीटर, ये जो है RA, रेडियस ऑफ एटम इतना मीटर बड़ा है RN से, समझ में आया। RN रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर बस 1 मीटर है ना, तो इसका रेडियस होगा इतना बड़ा। समझ में आया कितना फर्क है दोनों चीज में। ओके, तुमको बस याद ये रखना है कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 है। तुमको बस ये चीज़ अच्छे से तुम्हें याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ एटम। बताया कि एटम एक स्फीयर है, सो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 πr³। यहाँ पे रेडियस किसका है एटम का, तो हमने लिखा है r का क्यूब, तो 4/3 पाई। रेडियस ऑफ एटम पता है सभी को कितना है, वो है 10⁻⁻10, उसका हमने किया है क्यूब। देखो 4/3 पाई, इसका कितना होगा अभी, ये 3 × 10 कर दो, अभी कितना हो गया, ये हो गया कितना 30, सो -30। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 4/3 पाई RN का क्यूब, मतलब 4/3 पाई RN की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻15 का क्यूब। 4/3 पाई मल्टीप्लाई किया हमने, फिर 15 × 3 हमने किया, तो कितना हो गया 4/3 पाई 10 का पावर 15 45 होता है, तो -45 हो गया। बाद में हमने क्या किया है, बाद में हमने किया है वॉल्यूम का डिवीजन किया है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कितना है वॉल्यूम एटम का 4/3 पाई 10 का पावर -30 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितने, देखो इधर 4/3 पाई 10 टू पावर -45। ओके, इधर भी सेम ही हुआ, यहाँ पर है -45, इधर माइनस है, तो हमने क्या किया, ये तो देखो कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, अभी बचा ये अभी गया ऊपर, तो क्या होगा 10⁻⁻30, ये गया ऊपर, तो यहाँ पे माइनस था तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +45, और ये कितना होगा 15। बड़ा साइन कौन सा है, ये तो ये यहाँ पर तो क्या होगा माइनस प्लस होता है, माइनस ना होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, पर साइन कौन सा बड़ा है, ये तो प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हमें पता है कि हमारे अर्थ पे तो 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सभी एलिमेंट्स का अलग अलग साइज भी तो है ना, राइट। सभी एलिमेंट्स का साइज अलग अलग है, तो सभी का एटम का साइज अलग अलग है, तो न्यूक्लियस का साइज भी अलग होगा ना सभी का, राइट। सभी का जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो भी डिफरेंट है। तो अगर हम ये बोले कि अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो एटम है उसका साइज, उसका न्यूक्लियस का साइज कितना है, तो वो कितना हम बोलेंगे। एक काम करती हूँ, ये टॉपिक है आपको मैं पढ़ाऊँगी एटॉमिक मास पढ़ाने के बाद, ओके। इसको हम ज़रा रख रहे हैं होल्ड पे। अच्छा, अभी हम आते हैं कि रुदरफोर्ड के थियर मॉडल में ड्रॉबैक क्या थे। ड्रॉबैक का मतलब क्या है, दोष क्या क्या थे, ओके। तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक साइंटिस्ट है
मतलब जब उन्होंने बताया था ना अपना मॉडल रुदरफोर्ड ने, तब एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, ओके, तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रुदरफोर्ड भाई साहब, जो मैंने जो थियोरी एक्सप्लेन की थी उसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई पार्टिकल है, जब वो ऐसे जब वो गोल 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 घूम रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, मतलब ये जो पार्टिकल है अगर वो घूम रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो ये पार्टिकल की जो स्पीड है धीरे धीरे वो कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी और धीमे धीमे वो आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा वो। ऐसा किसने कहा था? ऐसे कहा था मैक्सवेल ने। ओके, क्या कहा उन्होंने? मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, ओके, तो और अगर इस पार्टिकल का अगर कुछ तो भी एक्सेलरेशन है तो फिर वो ऐसे घूमता नहीं रहेगा एक ही जगह पे, वो धीमे 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 उसकी एनर्जी कम होगी। अभी सिंपल से बात है, घूमे तो फिर एनर्जी तो कम होगी ही ना। तो ये जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, तो फिर उसका जो सर्कल है ना वो धीमे 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 कम होता रहेगा, फिर एट दी एंड वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल के हिसाब से ये होना चाहिए था, पर रुदरफोर्ड तो ये बात बोल ही नहीं पाए, राइट। मतलब अगर अभी तुम्हें बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन से अभी ये एटम में अभी कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहे, अगर वो गिर गए न्यूक्लियस के अंदर, फिर तो जो एटम है वो क्या हो जाएगा? फिर तो वो हो जाने वाला है अनस्टेबल। फिर तो एटम क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा अनस्टेबल। पर हमें तो ये बात पता है कि एटम तो स्टेबल है। तो रुदरफोर्ड जो है वो ये वाली बात प्रूफ नहीं कर पाए। मैक्सवेल ने जो कहा उसके खिलाफ वो कुछ बोल नहीं पाए। तो देखते हैं अभी क्या लिखा है। ही डिडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो ये नहीं बता पाए, मतलब मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को तो गिरना चाहिए था न्यूक्लियस के अंदर, राइट। मतलब जो एटम है वो अनस्टेबल होना चाहिए था। पर रुदरफोर्ड ने क्या कहा था, और हम सभी को क्या पता है कि जो एटम है वो तो स्टेबल है। तो रुदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि एटम किस तरह से स्टेबल है। ही डिडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखते हैं अभी क्या दिया है यहाँ पे। मैक्सवेल की जो थियोरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थियोरी जो थी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, उनके हिसाब से, मतलब मैक्सवेल के हिसाब से, अकॉर्डिंग मतलब के हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का कोई तो भी चार्ज है ना, ऐसा पार्टिकल जो कि चार्ज हो और वो मूव कर रहा हो विथ सम एक्सेलरेशन, ओके, वो अपनी लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, वो अपने एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करता रहता है। एक बार वापस पढ़ रही हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लॉस इट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। मतलब इसमें क्या बोल दिया कि वो जो पार्टिकल है वो तो अपनी एनर्जी लूज करता रहता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, मतलब वो भी अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर रहा है, धीमे धीमे कंटिन्यूसली लूज कर रहा है। नेक्स्ट क्या देखो मैक्सवेल ने, हैंड्स अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस विल एमिट। एमिट मतलब क्या होता है? निकालना। एमिट मतलब होता है फेंकना बाहर या फिर बाहर निकालना। हैंड्स अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस विल एमिट एनर्जी, मतलब वो एनर्जी को वो बाहर निकाल देगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक्सेलरेट कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल, वो एनर्जी को बाहर फेंकेगा। सो इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर। ऑर्बिट मतलब क्या है? जो है ना, ये जो मैंने बताया था, ये पूरा ये जिसका ये ऑर्बिट है ना, जिसमें वो गोल घूम रहे हैं, राइट, वो रास्ता जहाँ पे वो लोग गोल घूम रहे हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी वो बाहर फेंक रहा है, सो इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर, तो उसकी जो ऑर्बिट है वो हो रही है स्मॉल। देखो ज़रा, पहले ऐसी थी, फिर अभी धीमे धीमे कम कम कम। सो इट्स orbit becomes smaller and finally electron falls in nucleus। वो ऑर्बिट इतना छोटा होता है पर एट दी एंड क्या होता है, आखिर में क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आके गिर जाता है किसके अंदर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो इलेक्ट्रॉन गिर गया न्यूक्लियस के अंदर, सो एटम बिकम अनस्टेबल, बिकॉज हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। मान लो अगर घर में अगर एंटर कर गई वो नेगेटिव चीज़, तो घर में
तूफान आ जाएगा बराबर, तो क्या फिर हमारा घर रहेगा फिर स्टेबल? नहीं ना, वही बात इसके भी है। अगर न्यूक्लियस में अगर एंटर कर गया ना कभी इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियस मतलब अगर हम बात करें तो पूरा एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। पर पर हमें पता है कि एटम स्टेबल है, तो वाई इट इज नॉट एक्सप्लेन? तो वाई मतलब ये एटम स्टेबल क्यों है ऐसा होने के बाद भी? ये इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। यही चीज कि ये स्टेबल क्यों है एटम फिर भी, तो ये चीज़ कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ये चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही दोष था रदरफोर्ड मॉडल में। नेक्स्ट थीम क्या है? ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी एट स्पेक्ट्रम। हम देखेंगे वो, तुम अभी बस तुम लोग याद रख लो कि रदरफोर्ड ने ये दो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके स्टूडेंट, आई होप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।